सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। दोस्तों, स्पेशल वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा गुप्त काल, ठीक है। आपको पता है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो हम सारे इम्पोर्टेंट सवालों को इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक माना गया था श्रीगुप्त को। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त किसके सामंत थे। तो जो गुप्त माने जाते थे ये कुषाणों के सामंत माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि जो धारण की थी ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो जो प्रयाग अभिलेख बनाया गया था ये समुद्रगुप्त के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। जो बिलसड़ स्तंभ लेख था ये कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। भीतरी स्तंभ लेख की अगर मैं बात करूँ तो स्कंद गुप्त के द्वारा बनाया गया था। और मंदसौर लेख जो बनाया गया था ये बंधु वर्मन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो किसे खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ माना गया था। तो आर्यभट्ट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, देख सकते हो एसएससी में भी पूछा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी मानी गई थी। तो गुप्त शासक की जो सरकारी या दरबारी भाषा मानी गई थी वो संस्कृत को माना गया था। नेक्स्ट सवाल है, इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था दोस्तों। तो ये पुकारा गया था समुद्रगुप्त को। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है, देख सकते हो काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो किसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो वह गुप्त वंश का राजा था, कौन सा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था ये कला एवं स्थापत्य के लिए काफ़ी फेमस माना गया था। देख सकते हो 2001 में एसएससी के एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है। नेक्स्ट सवाल है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो अजंता की जो कला आकृति बनाई गई थी जो कि संबंधित थी गुप्त काल से। किससे, गुप्त काल से। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि माने गए थे। तो कवि कालिदास जो राजकवि माने गए थे ये माने गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे, इनके राजकवि माने गए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो अजंता की चित्रकारी जो कि काफ़ी फेमस मानी गई है ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी दोस्तों। तो याद रखिएगा इसे भी, बौद्ध धर्म। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा माना गया था। तो वह विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख का जो संबंध माना गया है ये भानुगुप्त से संबंधित माना गया है। किसका, एरन अभिलेख का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था।
तो जो फाहियान आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हो या उन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो यकीन मानो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आपको रेगुलर रहना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना गया था, ये माना गया था गुप्त काल को। किसे? गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान निवासी था चाइना का। कहाँ का? चीन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो जो प्रवरसेन द्वितीय जो शासक था ये शासक माना गया था वाकाटक वंश का। किसका? वाकाटक वंश। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किसे कविराज कहा गया था? तो ये कहा गया था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट सवाल, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो सक्रोपम कहा गया है किस लेख में? तो ये कहोर स्तंभ लेख में कहा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो किस स्थान पर? तो वह स्थान जो था वो था बोधगया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 22 नंबर क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम जो हुआ था ये हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो पूछा गया है कब धारण की थी? तो ये धारण की थी चांदी के सिक्के जारी करने पर, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने गए हैं ये माने गए हैं विष्णु देवता। 25 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो किस खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्कों का जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर क्वेश्चन है, मेहरौली जिसे दिल्ली के नाम से भी जाना गया है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो मेहरौली में जो लौह स्तंभ का निर्माण किया गया है वह किया गया है चौथी सदी में, चतुर्थ सदी में। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान एवं हैंसांग के राज्यों को देखा था। तो ये देखा गया था सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो यह प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का। 31 नंबर क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा मंदिर हो जाएगा?
देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो किन गुफाओं का निर्माण हुआ है? 16, 17 एवं 19। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस राज्य का दरबारी कवि था? तो जो हरिसेन माना गया था वो दरबारी कवि माना गया था समुद्रगुप्त का। 37 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ के धमेक स्तूप का जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण हुआ था गुप्त काल में। 39 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा गया है दीनार। दीनार ही बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य जो लिखा गया है ये कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों। कालिदास बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। 41 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो कौन से युग में होगी? तो गुप्त काल में हुई थी, याद रखिएगा इसे। अगला सवाल 42 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो किस प्रकार की थी? उपज का 6वां भाग। देख सकते हो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई थी? तो गुप्त काल की विशेषता मानी गई थी ये। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये गुप्त वंश के शासकों को ही दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये पहले ही क्वेश्चन में अपन ने देखा था। तो किसकी स्मृति में है दोस्तों? अशोक की स्मृति में। अगला सवाल है, कालिदास द्वारा रचित माली विकनय मित्र नाटक का नायक कौन था? तो इस नाटक का जो नायक था वो था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। 47 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये देखने को मिलता है प्रयाग के। ठीक है, प्रयाग के अभिलेख के। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किसकी बराबरी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट सवाल 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। 50 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण जो था ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश ने किस सन में अवधि में शासन किया था? तो ये किस अवधि में शासन किया था? तो 319 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल से ही आरंभ हुई थी। देख सकते हो राजस्थान के एग्जाम में ये देखने को मिला है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे ये जारी किए गए थे गुप्त काल में ही, इसमें गुप्त काल में ही। अगला सवाल 55 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख देखने को मिला है ये देखने को मिला है एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख से। नेक्स्ट सवाल, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो देखते हैं, पहले आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और फिर आएगा स्कंदगुप्त। मतलब कि जो चारों क्रम पांचों क्रम दिए हैं बिल्कुल सही क्रम दिया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 58 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ढेर प्राप्त होता है बयाना जो कि भतरपुर जिले में है, वहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? आईएमपी क्वेश्चन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक माना गया है ये संस्थापक माना गया है कुमारगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दो कथन दिए हैं, कथन ए और कथन आर। कथन ए को पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखने को मिलता है या देखा जा सकता है। कथन आर बोला है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आपको बताना है दोनों गलत है या दोनों सही है या एक सही या एक गलत है। तो देखते हैं, दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कहा गया है। तो और ऑप्शन नंबर बी में बोला है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये संचालित होता था ताम्र लिप्ति से। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उन्हें रूपक के द्वारा पहचाना जाता था। ठीक है, रूपक कहलाते थे। 63 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से एक बार आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं जो विशाखा दत्त है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नाटक से। वराह मिहिर की बात करूँ तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित थे। चरक थे चिकित्सा से संबंधित और ब्रह्मगुप्त थे गणितज्ञ। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल 64 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा माना गया था? तो ये माना गया था उज्जैन।
उज्जैन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी आपके आने वाली एग्जाम के लिए। तो कौन सा प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से एक माना गया था? अभिज्ञान शाकुंतलम वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, कालिदास के द्वारा लिखी गई। अगला सवाल है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? तो किस युग को है दोस्तों? गुप्त युग को। गुप्त युग यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था कौन सा? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये यहाँ पर गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं माना गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो ये किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा ही। नेक्स्ट सवाल, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा विद्वान था? तो वह विद्वान आप जानते होंगे, आर्यभट्ट थे। अगला सवाल, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनकथ का संबंध है? तो नवीनकथ का जो संबंध था वो संबंध था चिकित्सा से। नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला जो पहला गुप्त शासक माना गया था वो माना गया था रामगुप्त बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। और बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को MCQ ऑब्जेक्टिव